नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम का अध्ययन करेंगे। अभी तक इस अधिगम टॉपिक से यूपी टेट, सी टेट तथा जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम हैं उन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो इस अधिगम टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो उन सभी प्रश्नों को निस्संदेह आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग यह जानते हैं कि अधिगम होता क्या है। तो जो अधिगम है, अधिगम को सीखना बोलते हैं और अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। यानी यह जो सीखना शब्द है इसी को साइकोलॉजी के भाषा में अधिगम कहा जाता है। जो अधिगम शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अधि प्लस गम। अधि उपसर्ग है तथा गम का अर्थ होता है जाना अथवा प्राप्त करना। यानी अधिगम का अर्थ हो गया ग्रहण करना अथवा प्राप्त करना। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि क्या ग्रहण करना तथा क्या प्राप्त करना। तो जब बालक के व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को जब बालक ग्रहण करता है अथवा प्राप्त करता है तो इसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। यह जो सीखना होता है अधिगम, यह निरंतर चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है यह विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, यानी चाहे वह मनुष्य हो गया या फिर पशु हो गया, इन सभी में यह जो सीखने की प्रक्रिया है निरंतर रूप से चलती रहती है। और जब बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो करके और उसके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बालक जब तक नहीं मरता है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति, इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार सीखने की जो गति है वह कभी तीव्र हो जाती है तो कभी बहुत मंद हो जाती है। यानी जो सीखने की जो गति है वह स्थिति, इच्छा या फिर रुचि के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है और न ही कोई निश्चित समय होता है। सीखने की जो प्रक्रिया है यह व्यक्ति जो है कहीं पर भी किसी स्थान पर किसी भी समय कर सकता है। यानी सीखने की प्रक्रिया के लिए कोई भी निश्चित और समय जो है यह सब निर्धारित नहीं होता है। सीखने की जो प्रक्रिया है बालक किसी के द्वारा भी कर सकता है। यानी सीखना जो है यह इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी से बालक जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि अगर अनुभव एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे अगर अधिगम कहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी बालक के अंदर उसको जो है उसके अंदर अगर बीमारी है, बीमारी के कारण या फिर थकान के कारण या फिर संवेगात्मक स्थिति या परिपक्वता या फिर मादक द्रव्यों इनका सेवन करने के कारण अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो क्या इसको भी अधिगम कहेंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्योंकि यह जो अधिगम होता है यह किसी बालक के अंदर उसके व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप आए हुए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी जब परिवर्तन अस्थायी होता है, या अस्थायी शब्द पर ध्यान देना है कि जब परिवर्तन अस्थायी होगा तभी उसको हम लोग अधिगम कहेंगे। अगर वह परिवर्तन अस्थायी है यानी क्षणिक है तब उसको हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी के कारण अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब वो व्यक्ति बीमार है और बीमारी के बाद जब वो ठीक हो जाएगा दवा से, तो ठीक होने के बाद उसके व्यवहार में पहले जैसा ही परिवर्तन रहेगा। यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, थकान के कारण उसके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो जब उस व्यक्ति का थकान खत्म होगा तो उसका व्यवहार जो है पहले के जैसे हो जाएगा। या फिर संवेगात्मक स्थिति, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है या फिर रो रहा है फिर हंस रहा है, तो उसके दौरान उसके व्यवहार में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो वह परिवर्तन भी एक क्षणिक परिवर्तन है। बाद में जब वह उसका संवेगात्मक स्थिति सही हो जाएगा तो वह बालक जो है पुरानी स्थिति में चला जाएगा और उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। या फिर कोई व्यक्ति है वह अगर शराब का सेवन किया हुआ है तो शराब का सेवन करने के बाद जो है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जब व्यक्ति जो है शराब पी लेता है तो ऐसा लगता है वह जन्नत में पहुंच गया, लंबी लंबी बातें करेगा और उसके व्यवहार में इतना चेंजेस देखने को मिलेगा कि ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं।
या फिर इससे बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है, नशा उसका ख़त्म होता है, वह व्यक्ति अपने पुराने व्यवहार को दोहराने लगता है। तो यह जो परिवर्तन है, यह अस्थाई परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्षणिक परिवर्तन है, एक अस्थाई परिवर्तन है। यही कारण है कि जब व्यक्ति के व्यवहार में कोई अस्थाई परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के व्यवहार में या फिर बालक के व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण या फिर अभ्यास के परिणाम स्वरूप अगर कोई भी अस्थाई परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग अधिगम की श्रेणी में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अधिगम से रिलेटेड कुछ परिभाषा, उस परिभाषाओं को देख लेते हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन परिभाषाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो परिभाषा है वह वुडवर्थ मौजर की है, और यह कहते हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम करने की प्रक्रिया है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति कोई नवीन ज्ञान या फिर नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा कुछ भी नवीन ज्ञान अर्जन करता है या फिर कोई नवीन प्रतिक्रिया करता है, तो उस प्रतिक्रिया या फिर उस नवीन ज्ञान के परिणाम स्वरूप उसमें कुछ चेंजिंग, उसके व्यवहार में कुछ चेंजिंग देखने को मिलते हैं, और यही जो है अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। अगली जो परिभाषा है वह गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा जो परिभाषा वह यह है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुए अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी जब कोई बालक कोई अनुभव करता है या फिर उसको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तब इसके परिणाम स्वरूप अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन अगर अस्थायी परिवर्तन है तो उसको हम लोग अधिगम कहेंगे। अगला जो परिभाषा है वह है क्रो एंड क्रो का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदत का मतलब यह हो गया कि जब व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है, बार बार दोहराता है, तो वह काम जो है उसके आदत में बदल जाता है। यानी वह कार्य करने की जो प्रकृति है बालक के अंदर आदत का रूप धारण कर लेती है। तो आदतों या फिर ज्ञान, कोई भी नवीन ज्ञान हो गया, या फिर आवृत्ति मतलब दृष्टिकोण या फिर एटीट्यूड, अगर इन सभी का बालक जो है अर्जन करता है तो इस अर्जन की प्रक्रिया को हम लोग अधिगम कहते हैं। यह क्रो एंड क्रो के अनुसार यह परिभाषा है। अगली जो परिभाषा है वह है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह गिलफोर्ड की परिभाषा है। यह 2019 का जो यूपी टेट का परीक्षा हुआ था उसमें यह परिभाषा पूछा गया था। तो यह जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो अगर आप पे गुस्सा हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, या फिर आपको वह एब्यूज कर रहा है, तो आप भी उसका प्रतिक्रिया देंगे, आप भी उसी के समान उसको व्यवहार करेंगे, आप भी एब्यूज करेंगे। या फिर सामने वाला व्यक्ति आपको नमस्कार बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो आप उसके व्यवहार के कारण जो है अपने व्यवहार में चेंज ला रहे हैं, आप भी उसको नमस्कार या गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो जब जो सामने वाले व्यक्ति है उसके व्यवहार के कारण अगर आप के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन अगर अस्थायी परिवर्तन है तो वह परिवर्तन जो है अधिगम कहलाएगा। यह गिलफोर्ड की परिभाषा है। अगली परिभाषा देख लेते हैं, स्किनर महोदय का है। यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि जो स्किनर है, यह स्किनर 3 व्यक्ति हैं। पहले का नाम है चार्ल्स स्किनर, दूसरे का नाम है सिर्फ स्किनर, तथा जो तीसरा जो है वह है वीएफ स्किनर। तो हम लोगों को जो स्किनर को पढ़ना है वह है बीएफ स्किनर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बीएफ स्किनर को ही हम लोग को पढ़ना है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ये जितनी भी परिभाषाएं हैं या फिर जितने भी सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों को बीएफ स्किनर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें जो स्किनर महोदय हैं वह कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यानी इसके कहने का मतलब कि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह एक चरणबद्ध तरीके से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर उस व्यवहार में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, उत्तरोत्तर तरीके से अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर अनुकूलन हो रहा है तो उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, पहले साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल के बाद वह स्कूटर चलाना सीखता है, स्कूटर चलाने के बाद वह फिर कार चलाना सीख जाता है। यानी उसके जो ज्ञान का जो अर्जन है, उसमें जो व्यवहार में परिवर्तन है वह क्रमवार तरीके से हो रहा है, तो उसको हम लोग अधिगम कहेंगे। यह स्किनर की परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। अब स्किनर महोदय का अगला जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। यह है
व्यवहार के अर्जन में प्रगत करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यानी जब बालक अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करता है, कुछ नया व्यवहार को अर्जित करता है और उस अर्जन की प्रक्रिया में जब प्रगति होती है, जब वह व्यवहार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सीखना कहते हैं। अगली जो परिभाषा आई है उर्वर्थ महोदय की है कि सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पे अपेक्षित अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर अगली जो परिभाषा वह कालमिन महोदय की है। यह कहते हैं कि सीखना अनुभव द्वारा पहले से बने बनाए व्यवहारों में परिवर्तन है। अब अधिगम से संबंधित जितने भी परिभाषाएं थे उन परिभाषाओं को हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग अधिगम की विशेषताओं को देख लेते हैं कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषता है। तो अधिगम की जो पहली विशेषता है वह यह है कि अधिगम सार्वभौमिक तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है वह जब बालक जन्म लेता है उसके जन्म से प्रारंभ होता है और जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तब तक वह सतत रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और अगली जो विशेषता वह यह है कि अधिगम जो होता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है तथा विवेकपूर्ण होता है। यानी जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए हमें सुपर टेट क्वालिफाइड करना है, तो हमारा जो उद्देश्य है वह क्या है कि हमको सुपर टेट क्वालिफाई करके टीचर बनना है। तो उसके लिए जो जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे, हम जो भी कोचिंग जा रहे हैं, हम साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं, मैथ की क्लास ले रहे हैं, जो इतना हम लोग वर्क कर रहे हैं, यानी जो व्यवहार में यह परिवर्तन ला रहे हैं वह परिवर्तन क्या है, यह एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर वह अधिगम का कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य है, तो उसको हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। अगली जो विशेषता है कि अधिगम जो है वह अनुभवों का संगठन है। तो हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा भी देखा कि बालक के अंदर उसके अनुभवों तथा प्रशिक्षण या फिर अभ्यास के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो अनुभवों का मतलब यह हुआ कि बालक जो है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में बिच्छू है, अगर उस पर अगर चढ़ के अगर आप पार कर जाएंगे तो वह काट लेगा। तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि इसके काटने के बाद क्या फील होता है, कौन कौन सी दिक्कतें सहनी पड़ती है। तो फिर अगर आप रास्ते में जाएंगे, अगर आप बिच्छू देखेंगे तो या तो बिच्छू को रास्ते से हटा देंगे या फिर उसको वो किनारे करके या फिर उसके बगल से आप निकल जाएंगे। या तो फिर मान लीजिए अगर आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा में आपने परीक्षा को प्रश्न पत्र को जब हल करना शुरू किया, सबसे पहले आपने मैथ को उठा लिया और मैथ को सॉल्व करते करते ऐसा हुआ कि मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस गए कि जितना भी समय था आपको सिर्फ मैथ में ही लग गया और बाकी जो था टॉपिक वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो उससे आपको एक अनुभव मिल गया अब कि अगली बार अगर आप परीक्षा देंगे तो सबसे पहले मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले उन सभी आसान सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में मैथ को हल करेंगे। यानी जो अधिगम होता है यह अनुभवों का ही एक संगठन होता है। यानी व्यक्ति को जैसे जैसे अनुभव होता रहता है वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी जो अधिगम होता है अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव, इसी के द्वारा अधिगम होता है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उसकी बीमारी के कारण, थकान के कारण, संवेगात्मक स्थिति के कारण, परिपक्वता के कारण या फिर मादक द्रव्यों के कारण उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, तो उस व्यवहार के परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अस्थायी होना चाहिए। अगर व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी नहीं है तो वह अधिगम नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बालक जो है वह बीमार है, तो बीमार के कारण उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है या फिर थकान के कारण या फिर संवेगात्मक स्थिति मतलब कि गुस्सा होने के कारण, हंसने के कारण या फिर रोने के कारण, या फिर कोई व्यक्ति जो है शराब पिया उसके कारण अगर उसके व्यवहार में चेंजिंग आ रहा है तो वह चेंजिंग जो है अस्थायी चेंजिंग है। क्योंकि जब उस व्यक्ति का नशा उतरेगा तो उसका व्यवहार पूर्व की तरह हो जाएगा, जब व्यक्ति का थकान सही हो जाएगा तो वह पूर्व के बाद व्यवहार करेगा, जब व्यक्ति का बीमारी सही हो जाएगा तो भी उसका व्यवहार पहले के तरीके से हो जाएगा। यानी ये भी जितने भी परिवर्तन है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यही कारण है कि इन सभी को जो है यानी बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता या फिर मादक द्रव्य, इन सभी को लेने के बाद अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो इन सभी को अधिगम नहीं कहेंगे, इसको अधिगम की श्रेणी से हटा दिया गया है।
अगली जो विशेषता है, जो अधिगम होता है, यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप में हो सकता है। सही बात है, क्योंकि जो अधिगम होता है या तो आप नकारात्मक रूप से सीखेंगे या फिर सकारात्मक रूप से सीखेंगे। जब वह सीखेंगे उसके बाद जब आपको अनुभव होगा कि जो नकारात्मक है यह हमारे ऊपर साइड इफेक्ट डाल रहा है, यानी इससे हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होगा, तब जो है उसको आप दरकिनार करके सकारात्मक पहलुओं को आप अपने अंदर स्थापित कर पाएंगे तथा नकारात्मक पहलुओं को आप बाहर की तरफ उसको निकाल पाएंगे। अगली जो विशेषता है, अधिगम सदैव ही नवीन नहीं होता है। पूर्व में सीखे व्यवहार का निषेध करना भी अधिगम हो सकता है। यानी यह भी सही बात है, क्योंकि मान लीजिए जो अधिगम है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको आदत है रात भर पढ़ने की और सुबह जो है दिन भर सोने की, तो यह हैबिचुअल हो गया या इसी तरह का वह व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर उसको उसका जो विद्यालय जाना है वो सुबह से है, या फिर उसको कोई परीक्षा दिन में देना हो, तो वह उस परीक्षा को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको आदत बन चुका है दिन में सोने की। तो इसलिए उस व्यक्ति को अब अपने व्यवहार में जो है पुराना जो व्यवहार है उसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा, यानी उसको बदलना पड़ेगा। तो यानी जो पूर्व में व्यवहार है, पूर्व में जो सीखा गया जो व्यवहार है, उसमें अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसको हम लोग हटा देंगे, निषेध करेंगे उसका, तो यह भी एक प्रकार का अधिगम ही कहलाएगा। अब हम लोग अधिगम के कुछ विधियों को देख लेते हैं कि अधिगम किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। यानी बालक जो है किसी कार्य को खुद करके जब सीखता है तो वह उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाता है। यानी बालक जब किसी समस्या को या फिर किसी भी क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसको देखने के बाद उसको सोचता समझता है, उसके बाद जब उसको अपने ढंग से करके उसका समाधान करता है, तो उस समाधान की जो प्रक्रिया है बालक के मानस पटल पे अस्थायी रूप से बैठ जाती है। अगली जो प्रक्रिया प्रेक्षण के द्वारा सीखना तथा तीसरा है अनुकरण के द्वारा सीखना। यानी बालक जो है दूसरे का, अपने आस पड़ोस में, समाज में अपने से बड़े का अनुकरण करता है, नकल करता है, और उस नकल के द्वारा जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगली जो विधियाँ है वह है प्रयोगात्मक विधि। यानी बालक जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से या फिर रिसर्च के माध्यम से कुछ न कुछ सीख सकता है। अगली जो प्रक्रिया है वह है सामूहिक विधियों के द्वारा, जैसे कार्यशाला विधि। कार्यशाला विधि का मतलब कि इसमें यह होता है कि कोई एक विषय चुन लिया जाता है, कोई एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसी सब्जेक्ट पे सभी जो टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, सभी लोग उस पर जो है एक जगह एकत्रित होकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और उस विचार को जो है बालक सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। विचार गोष्ठियों के या फिर सम्मेलन के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि का जो प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक हैं, वह हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। अगला जो विधि है डाल्टन विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं वह मिस हेलन पार्कहर्स्ट, यह अमेरिकी निवासी हैं। इन्होंने 1913 में डाल्टन पद्धति का आविष्कार किया। अब हम लोग अधिगम के प्रकार को देख लेते हैं कि अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो अधिगम को कई तरीके से कई प्रकारों में बांटा गया है। कार्य के प्रकृति के आधार पर जो अधिगम होता है वह 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है शाब्दिक अधिगम, यानी शब्द भंडार, भाषा कौशल या फिर भाषाई विषय वस्तु के आधार पर जब कोई बालक कुछ सीखता है तो उसको हम लोग शाब्दिक अधिगम कहते हैं। यानी भाषा के आधार पर, जैसे मान लीजिए वर्णमाला हो गया या फिर गिनती पहाड़ा, यह सब चीज़ें जो बालक सीखता है यह सब चीज़ें भाषिक हैं। यानी अपने भाषा के द्वारा जब कोई बालक अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाता है तो वह शाब्दिक अधिगम कहलाता है। तथा दूसरा है गत्यात्मक अधिगम। यह जो गत्यात्मक अधिगम होता है, इसमें जो बालक होता है वो अपने शरीर के अंगों को हिला डुला करके, यानी अपने शारीरिक अंगों को संचालित करके कुछ सीखता रहता है, और उस सीखने को हम लोग गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे बालक अगर नृत्य कर रहा है, कार चलाना, घुड़सवारी करना या फिर व्यायाम करना, यह सभी क्रियाएं अगर कर रहा है तो इन सभी क्रियाओं को गत्यात्मक अधिगम के रूप में जानेंगे। अगली जो प्रक्रिया है वह है समस्या समाधान। समस्या समाधान अधिगम जो होता है, इसमें जो बालक होता है वह तर्कशील तरीके से, यानी तर्कपूर्ण तरीके से अपने समस्या को समाधान करता है। यानी जब व्यक्ति के समक्ष कोई भी समस्या आता है तो उस समस्या का तार्किक ढंग से अगर कोई बालक समाधान करता है तो उसको जो बालक सीखता है उससे, उस समस्या समाधान से जो बालक सीखता है उसको हम लोग समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। अगला जो
वर्गीकरण है वह है अशुबेल महोदय के द्वारा। अशुबेल जो महोदय हैं, इन्होंने 1968 में अधिगम को तीन तीन नहीं 4 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि अधिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना का मतलब ये हो गया, इसमें बालक को जो है कोई चीज़ें लिख करके या फिर बोल करके सिखाई जाती हैं। ऐसा करके अगर बालक सीखता है तो उसको अभिग्रहण सीखना कहते हैं। दूसरा है रोट मेमोरी, रट करके सीखना। यानी इस अवस्था में जो बालक होता है, इस स्थिति में वह किसी भी विषय वस्तु को बार बार रट दोहराता है, दोहरा करके वो अपने मानस पटल पे उसको स्थापित कर लेता है, यानी उसको रट लेता है। तो इस प्रकार की रटने की प्रक्रिया को हम लोग रोट मेमोरी या फिर रट कर सीखना कहते हैं। अगला जो है वह अन्वेषण विधि द्वारा सीखना। यानी जब कोई बालक खोजबीन के माध्यम से यानी खोज के माध्यम से कुछ सीखता है तो उसको अन्वेषण सीखना कहते हैं। अगला जो सीखना है वह है अर्थपूर्ण या फिर समझ कर सीखना। यानी जब बालक किसी विषय वस्तु को उसको समझ करके उसके अंदर छिपे निहित अर्थों को समझ करके जब वो सीखता है तो ऐसे सीखने को अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल सीखना कहते हैं। यह जो चारों वर्गीकरण था, अभिग्रहण सीखना, रट कर सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, यह सभी अशुबेल महोदय के द्वारा वर्गीकरण दिया गया है। अगला जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। इसमें जो अगला वर्गीकरण है यह क्षेत्र है। यानी हम लोग यह देख लेते हैं कि अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अधिगम के 3 क्षेत्र हैं। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है भावात्मक अधिगम तथा तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। जो इसमें जो पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, यानी इसमें जो बालक होता है अपने मस्तिष्क के द्वारा जो भी वह क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं को संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे चिंतन करना या फिर रिकॉल करना या फिर धारणा करना, ये जितनी प्रक्रियाएं हैं या बोध करना या फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर किसी का मूल्यांकन करना, ये सभी जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं इन सभी मानसिक क्रियाओं को संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो है वह है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम के अंतर्गत जो होता है व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, भावों तथा संवेगों के द्वारा जो व्यक्ति सीखता है उसको हम लोग भावात्मक अधिगम कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह है अगर अपने संवेगों के माध्यम से या फिर अपने मूल्यों के माध्यम से, भावों के माध्यम से कुछ सीखता है या प्रतिक्रिया के माध्यम से या फिर अपने स्वभाव के माध्यम से अगर कुछ सीखता है तो इस सीखने को हम लोग भावात्मक अधिगम कहते हैं। अगला जो प्रक्रिया वह है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में जो बालक होता है वह क्रियाकलाप यानी कोई भी गतिविधि करके, कोई एक्टिविटी करके या प्रतिक्रिया करके या फिर जितने भी कोई जटिल व्यवहार या फिर निर्देशन के माध्यम से या फिर अपने मस्तिष्क में कोई संप्रत्यय बना करके किसी विषय वस्तु को सीखता है तो उसको हम लोग क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। तो यह कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि जो अधिगम के क्षेत्र हैं वह निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इन संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक इन तीनों को तो दिया रहेगा, इसी के साथ एक और जो है दे देगा। तो अगर आप इन तीनों को नहीं जानेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए जो अधिगम के क्षेत्र हैं यह 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। इन तीनों क्षेत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब अधिगम के जो क्षेत्र हैं इसको जो है गेने मेहदो के द्वारा भी दिया गया है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।